गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में बताया था, जिसमें दो मेथड बताए थे, डायरेक्ट और इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड जो आपका था उसके अंदर हमने कौन सा मेथड पढ़ा था? गॉस एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। और इटरेटिव के अंदर मैंने दो मेथड बताए थे, जैकोबी मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। तो जैकोबी मेथड हम कल पढ़ चुके हैं, उसी क्वेश्चन को आज हम गॉस सीडल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो गॉस सीडल मेथड सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि जैकोबी और गॉस सीडल मेथड के अंदर सिस्टम को आपको पहले डायगोनली डोमिनेंट बनाना है। डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन आपको ध्यान होगी, क्या था कि डायगोनल के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके वो अदर एलिमेंट्स के सम से बड़ा होना चाहिए। जैसे 3 और 5 है तो ये 8 आ गया, ये 11 और ये 4 और 5 है तो 11 बड़ा हो गया, इधर 6 1 और 1 2 और इधर 4 है तो ये आपका 4 हायर हो गया। तो इसका मतलब कि सिस्टम आपका डायगोनली डोमिनेंट हो गया है। अगर नहीं है तो पहले आपको डायगोनली डोमिनेंट जैसा कि कल अपन ने किया था करना है। उसके बाद अब जब हम मेथड लगाएंगे तो जैकोबी और गॉस सीडल में जो फर्क होगा वो आपको देखना है कि क्या चेंज आएगा जैकोबी और गॉस सीडल में। ठीक है, तो देखिए कि सिमिलरिटी प्रोसेस आपको वही लगाना है कि अपन ने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू और थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू फाइंड की थी। तो सिस्टम आपका देखो किस तरीके का बन जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से x 1/8 20 plus 3y minus 2z। सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू 1/11 33 minus 4x plus z। और थर्ड इक्वेशन से z equals to 1/4 12 minus x minus y। ठीक है, फिर जब हम इटरेशन की बात कर रहे थे तो उसी की तरह ये n+1th इटरेशन, ये n+1th इटरेशन और ये आपका n+1th इटरेशन। यहाँ पे आपका जैकोबी की तरह nth इटरेशन और nth इटरेशन। अब जैकोबी और गॉस सीडल में जो मेन डिफरेंस है उसकी तरफ ध्यान दो कि देखो कि जब हम n+1th इटरेशन फाइंड कर चुके करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी होगी अपने पास में, तो y का जब n+1th इटरेशन फाइंड करेंगे तो हमें x की नई वाली वैल्यू जो इस इटरेशन पे आई है वो पुट करवानी है। जैकोबी में यहाँ पे मैंने nth इटरेशन ही लिखा था, जबकि गॉस सीडल के अंदर यहाँ पे n+1th इटरेशन क्योंकि x की नई वैल्यू आ चुकी है। तो फर्क इतना ही है कि गॉस सीडल के अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी होती है, लेटेस्ट वैल्यू जो होती है वो आपको पुट करानी होती है। ठीक है, और z की आपके पास में लेटेस्ट वैल्यू कितनी है? nth है तो आपको nth लिखना है। फिर जब हम z का n+1th इटरेशन फाइंड करेंगे तो तब आप देखो कि x की भी नई वैल्यू आ चुकी है, y की भी नई वैल्यू आ चुकी है, तो यहां पे फिर दोनों टाइम क्या आ जाएगा? n+1th इटरेशन आ जाएगा। तो जैकोबी और गॉस सीडल में फर्क इतना ही है कि जैकोबी के अंदर हम पुराना वाला इटरेशन लिखते हैं या वैल्यू जो होती है वो पुराने वाले इटरेशन से लिखते हैं, जबकि इसके अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू इस इटरेशन में आ चुकी है वो वैल्यू लिखनी है और जिसकी नहीं आई है उसकी पिछले वाले इटरेशन की वैल्यू पुट करवानी होती है। यही एक मेन डिफरेंस है गॉस सीडल और जैकोबी में। और क्योंकि अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि x और y या जो भी वेरिएबल है उसकी न्यू वैल्यू पुट करवा रहे हैं, तो ये जो वैल्यू देता है गॉस सीडल वो जैकोबी से ज्यादा अच्छा एप्रोक्सीमेशन देता है। क्लियर है? तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जैकोबी एंड गॉस सीडल कि जैकोबी के अंदर आपको पुराने इटरेशन की वैल्यू यूज करनी है एंड गॉस सीडल के अंदर आपको नए वाले इटरेशन या नए जो वैल्यू आई है वेरिएबल की वो पुट करवानी है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब अपने को वही इनिशियल इटरेशन आपको वही x0 = 0। ठीक है, फर्स्ट इटरेशन आपको 0th इटरेशन आपको x y और z की जो वैल्यू है वो आपको क्या लेनी है? 0 0 0 लेनी है। फिर अपन फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन सेम उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे जिस तरह से अपन ने जैकोबी में किया था। तो फर्स्ट इटरेशन देखिए, वैल्यू ऐसे ही पुट निकालिए अपने को, x1 का फर्स्ट इटरेशन, y1 का फर्स्ट इटरेशन और z1 का फर्स्ट इटरेशन। क्लियर है सबको? तो सबसे पहले तो 0th इटरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 20/8 यानी कि 5/2, तो ये आ गया आपका 2.5। y का फर्स्ट इटरेशन जब फाइंड करेंगे तो 1/11 33 माइनस 4 इनटू पिछले वाले में क्या किया था? 4 इनटू 0 किया था, लेकिन अपनी बार 4 इनटू 0 नहीं करना है, 4 इनटू कितना करना है? क्योंकि नया इटरेशन नई वैल्यू चाहिए x की नई वैल्यू कितनी है इस इटरेशन में? 2.5 है। और z की पुरानी वैल्यू कितनी है अपने को? जो z की नई वैल्यू अपने पास में आई नहीं है, तो कुल मिला के ये आपका आएगा
वैल्यू जब फाइंड करनी है तो 1/4 12 माइनस x की वैल्यू कितनी थी 2.5 माइनस y की वैल्यू 2.0909। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं और इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। तो वैल्यू देख लीजिए कितनी आएगी आपकी, आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 1.8523 1.8523। क्लियर है? ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट इटरेशन। अब आते हैं अपन सेकंड इटरेशन में। सेकंड इटरेशन देखो क्या आएगा, x का सेकंड इटरेशन, y का सेकंड इटरेशन और z का सेकंड इटरेशन। ठीक है, तो वैल्यू देख लीजिए क्या करना है अपने को, सेकंड इटरेशन की बात करनी है। सेकंड इटरेशन के अंदर 1/8 20 प्लस 3y और z के तो क्योंकि प्रीवियस इटरेशन ही है अपने पास में, तो 3 into 2.0909 minus 2 into 1.8523। ठीक है, लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, 2 into 1.8523 तो ये आ गया आपका 2.8210 ये 11 2.8101 2.810 2 कर दीजिए 2.810। ठीक है, ये आपके x का सेकंड इटरेशन आ गया। फिर y का सेकंड इटरेशन देखना है। y का सेकंड इटरेशन क्या आ जाएगा 1/11 33 माइनस 4 into x चाहिए, तो x की लेटेस्ट वैल्यू कितनी है 2.8102 और प्लस z की वैल्यू अपनी पुरानी वाली 1.8523। क्लियर है? अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन कितना आएगा। तो ये आ गया 2.1425 2.1425। ठीक है, फिर z का थर्ड इटरेशन, तो प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा कि फिर z के थर्ड इटरेशन में क्या आ जाएगा 1/4 और 12 माइनस 2.8102 माइनस 2.1425। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ से z का थर्ड इटरेशन, z की थर्ड वैल्यू आ जाएगी। और आपको ये प्रोसेस मैंने बताया था कि या तो तब तक करना है जब तक की वैल्यू रिपीट नहीं हो जाती कि सेकंड इटरेशन में x y z की वैल्यू थर्ड इटरेशन से मैच नहीं होने लग जाए, सॉरी सेकंड इटरेशन चल रहा है, मैच नहीं हो जाए, या फिर आपको मिनिमम 4 इटरेशन तो करने ही करने हैं। यानी कि फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन तक आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है सबको? तो ये था हमारा गॉस सीडल मेथड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। आप चाहे कंपेयर करा के देख सकते हैं कि एक आपने गॉस एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड की थी, फिर आपने जैकोबी से करी और उसके बाद में आप गॉस सीडल से कर रहे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गॉस सीडल जो है जैकोबी और गॉस सीडल में गॉस सीडल ज्यादा इंप्रूव्ड सॉल्यूशन देता है। क्लियर है सबको? तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं अपने को। ठीक है, अब अपना टॉपिक आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, you have already studied what is ordinary differential equation। ordinary differential equation आप पढ़ रहे हैं अभी of order 1। ये भी आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की ordinary differential equation कौन सी होती है, और आपने फर्स्ट ऑर्डर के ordinary differential equation के सॉल्यूशन भी फाइंड किए हैं और इनिशियल कंडीशन पुट करा के आपने कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करी है। इतना काम आप अब तक सेकंड पेपर में कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कोई इस तरीके की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जिसका सॉल्यूशन तो फाइंड हो रहा है, या फिर जो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हो आप, c की वैल्यू तो हम तब इंटीग्रेट
कोऑर्डिनेट वैल्यू फाइंड करेंगे ना जब आपका कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाए। अगर आपने जो अब तक मेथड पढ़े हैं उनसे आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर आपको सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं, आपको तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे y की वैल्यू चाहिए। जनरली आपकी देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रही हूं मैं, इस तरीके की होती है कि dy और dx इक्वल्स टू इधर फंक्शन ऑफ x एंड y, इधर x y के फॉर्म में कुछ भी फंक्शन हो सकता है, sin x cos x x स्क्वायर y स्क्वायर x into y व्हाटएवर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि dy over dx से सॉल्व करके y इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x अपन निकालते हैं, ठीक है। और फिर इसमें c आता है तो c की भी इनिशियल कंडीशन या जो भी बाउंड्री कंडीशन गिवन है उससे c की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टारगेट ये नहीं है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि y की वैल्यू फाइंड करो 0.5, यानी कि x इक्वल टू 0.5 पे y चाहिए आपको, y x की फॉर्म में क्या है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको तो सिंपल क्या चाहिए कि y इक्वल टू x इक्वल टू 0.5 पर y की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। तो आपके पास जो तरीके हैं उनसे तो आपके पास क्या है कि आप पहले y को x की फॉर्म में फंक्शन लाओगे, फिर उसमें y x इक्वल टू 0.5 पुट कराओगे, आपके पास तो यही मेथड है ना। अब आपको नया मेथड बताते हैं जहां पे आपको y इक्वल टू fx की फॉर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आपको जिस पॉइंट पे वैल्यू चाहिए उस पॉइंट पे न्यूमेरिकल वैल्यू आप ले आओगे। उसके लिए हमें तीन मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट वन आपका है पिकार्ड मेथड, सेकंड वन इज आयलर्स मेथड और थर्ड वन इज आयलर्स मॉडिफाइड मेथड। मॉडिफाइड आयलर मेथड एक ही बात है। पिकार्ड मेथड कई मेथड है लेकिन आपको सिर्फ तीन स्टडी करने हैं, पिकार्ड मेथड, आयलर्स मेथड एंड आयलर्स मॉडिफाइड मेथड, ठीक है। अब इन तीन मेथड से हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है आयलर्स मेथड, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इसके साथ में आपको एक इस तरह से इनिशियल कंडीशन गिवन होगी कि y(x0 = y0), इसका मतलब क्या होगा कि x0 पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, y0 है। where x0 and y0 are any fixed values, not a variable, कोई फिक्स वैल्यू है कि आपको इस तरह से गिवन हो सकता है कि y0 = 1, इसका मतलब ये होगा कि x = 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1 है। और आपको कह दिया जाएगा कि x = 4 पे या 3 पे फाइंड करनी है आपको वैल्यू, ठीक है। इसके साथ में एक आपको स्टेप साइज h गिवन होगा, क्या स्टेप साइज h का मतलब डिफरेंस। जैसे कि अपन जब वैल्यू फाइंड करेंगे ना तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, ये आपका 0 है और ये मान लो कि आपको 4 तक जाना है। तो भाई 0 से 4 तक जाने के लिए डायरेक्ट 0 से 4 चले जाओ, क्या दिक्कत है, कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। लेकिन कई जगह ऐसा होता है ना कि कुछ स्लो वॉकर होते हैं जो 0 से 1 पे गए, जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर 1 से 2 पे चले गए, फिर 2 से 3 पे चले गए। तो कुछ क्या होंगे 0 से 1 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 1 से 2 पे, फिर 2 से 3 पे और 3 से 4 पे। कुछ और ज्यादा स्लो वॉकर होते हैं, वो गए 0 से 0.5 पे, 0.5 से 1 पे, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5 और 2.5 से 3 और 3 से 3.5। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कहते हैं ना सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहा है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है कि सीढ़ी पे चढ़ना है आपको। कि 0 पे तो गिवन है, पहले 0.5 पे निकाल लिया उसने, फिर थक गया कि चल अब मैं 1 पे निकाल लेता हूं, फिर थक गया, फिर मैं 1.5 पे निकाल लेता हूं, फिर थक गया, फिर रेस्ट कर लिया, फिर 2 पे आ गया। तो इस तरह से। तो अब आप ये देखो कि ये इंटरवल जो बन रहा है ये आपका सेम चल रहा है, कितने का, पहले 1 का चल रहा था और फिर 0.5 का इंटरवल चल रहा है। तो जो ये इंटरवल है कि कितना ब्रेक ले रहा है वो क्या है आपका, उसको हम क्या बोलते हैं, h, स्टेप साइज। क्लियर है। तो आप जितना स्टेप ज्यादा लोगे उतना ही आपका एप्रोक्सीमेशन क्या आएगा, अच्छा आएगा। समझ आई बात। वो नहीं पढ़ा आपने खरगोश और कछुए वाली कहानी पढ़ी है ना, कि कछुआ स्लो चल रहा था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन उसने, और खरगोश ने तो जाके आराम से नींद ले ली। तो कौन जीता था,
अच्छी वैल्यू देगा, नहीं। याद रखना हमेशा खरगोश और कछुए वाली कहानी को कि जितना ज्यादा इंटरवल लेगा, जितना ज्यादा एच बनेगा, स्टेप साइज जितना छोटा होगा, जितनी बार रुक रुक के जाएगा, वो आपको अच्छा एप्रोक्सीमेशन देगा। समझ आ गई बात? तो एच की वैल्यू आप जितनी छोटी लोगे, जितनी छोटी मतलब इंटरवल ज्यादा बन गए, तो एच की वैल्यू जितनी छोटी लोगे आपका रिजल्ट उतना ही ज्यादा अच्छा आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि नियर अबाउट सॉल्यूशन, आप जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके एकदम नियर अबाउट आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको एच बहुत छोटा लेना होगा, वेरी लिटिल लेना होगा। समझ आ गई बात? तो ये थी एच की स्टोरी, ठीक है। अब मेथड, ये सब मिल गया अपने पास में, एच आपको समझ आ गया। तो मैंने कहा ना कि जैसे मान लो कि ये मेरा x 0 है और ये मेरा x n+1 ये ग्रिड बनाती है। x 0 से मैं जाऊंगी x 0 h पे, यानी कि इसको मैं x1 नाम दे देती हूँ। फिर मैं जाऊंगी x 0 2h पे, तो इसको मैंने नाम दे दिया x2। फिर x 0 3h पे, स्टेप बाय स्टेप है ना कि x 0 से x1, x1 से x2, x2 से x3, x3 से x4, x4 से up to xn और xn से xn+1 तक। फाइनली मुझे यहाँ पहुंचना है लास्ट पॉइंट में। ध्यान रखना है कि ये जो इनका डिफरेंस जो आएगा हर इंटरवल का वो सेम चलेगा आपका, वो इंटरवल का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। कि सीडी बनी हुई होती है ना कि 15 सीडी है, तो ऐसा थोड़ी होती कि एक सीडी की ज्यादा ऊंचाई है और एक की कम है फिर एक की ज्यादा, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे घर में या कहीं भी सीढ़ियां बनी होती है तो उनमें हर स्टेप का डिफरेंस सेम होता है, तो उसी तरीके से हमारा भी हर स्टेप का डिफरेंस एच ही होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि मैं वैल्यू किस पे आएगी, मेरे x0 पे गिवन है तो x1 पे आएगी। x1 पे जो वैल्यू आएगी मैं उसको नाम क्या दूंगी, y1 दूंगी, ठीक है। x1 पे जो वैल्यू आएगी उसको y1 नाम दूंगी। इसकी वैल्यू का फॉर्मूला क्या रहेगा, y0 hf of x0 y0। बात समझ आ गई कि फर्स्ट पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी, y0 hf x0 y0 का मतलब क्या है कि dy और dx को एक तरफ करने के बाद में बाकी जो ये बच रहा है आपका फंक्शन ऑफ x1 वो आपका xy हो सकता है, x2 - y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये है तो इसमें x की जगह x0 जो अपने को गिवन होगा और y की जगह y0 वो आपको वैल्यू पुट करवानी है, जो भी वैल्यू है y0 जैसे यहाँ पे ये गिवन है तो x0 की वैल्यू 0 हो गई और y0 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1 हो गई, ठीक है। तो वो वैल्यू आपको इस फंक्शन के अंदर पुट करानी है, इसकी जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पुट करा देंगे, उसको h जो भी आपका स्टेप साइज है 0.5 या 0.1 जो भी है उससे मल्टीप्लाई करा के उसमें y0 ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट पे आपकी y की वैल्यू आ गई, जबकि मुझे तो लास्ट पॉइंट पे चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 = y1 hf x1 y1, यानी कि इस फंक्शन जो भी है उसके अंदर क्या करना है, x1 की वैल्यू कितनी है, x0 h। इनिशियली अगर आपका 0 है और बाद में 0.5 है तो 0.5 हो गई x1 की वैल्यू, तो 0.5 और y1 की वैल्यू जो भी यहाँ आपकी आई थी वो वैल्यू आपको यहाँ इसमें पुट करा देंगे, फिर वो वैल्यू याद रख दीजिए। इसी तरह से अगर y3 थर्ड पॉइंट पे वैल्यू कितनी आएगी, y1 hf x2 y2, एंड अगर आपको n+1 पॉइंट तक जाना है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, yn hf xn y, यानी कि फंक्शन की xn yn पॉइंट पे वैल्यू। क्लियर है सबको? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ये हमारा प्रोसेस बन गया कि आइलर्स मेथड में हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है। कुछ नहीं है, सिंपल सा एक है कि yn+1 = yn hf xn y। तीन क्वेश्चन करती है, आपको फॉर्मूला याद है, आप आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आपका फॉर्मूला तो ये लगाना है, क्वेश्चन में सारी वैल्यूज पुट करवानी है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन को फिर मैं बताती हूँ कि सॉल्यूशन कैसे आना है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy और dx = x - y2, y0 = 1। y0 = 1 का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट x = 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये आपका क्या बन जाएगा, f(x, y) फंक्शन बन गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू जो फाइंड करनी है वो किस पे करनी है, x = 0.11। समझ आ गई बात, x = 0.1 पर वैल्यू फाइंड करनी है। अब या तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको h इतना ले लेना है, या फिर आपको गिवन होगा कि 4 स्टेप में या 5 स्टेप में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो उस
कॉरस्पॉन्डिंग आप h ले लीजिए। अगर मेरे को ये कह दिया जाता है कि 4 स्टेप में आपको वैल्यू फाइंड करनी है, 4 स्टेप में वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या है, ये 0, ये आपका पॉइंट 1, यहाँ पे तो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे मुझे फाइंड करनी है, उसको 4 स्टेप में करनी है, नहीं 4 हिस्सों में बांट दो इसको। पहला कितना हो गया 0.5, सॉरी 0.05, 0.025 और 0.07। ओके, 4 स्टेप 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 स्टेप के अंदर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे वैल्यू और ये फोर्थ स्टेप पे वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं यही देती हूँ कि 4 स्टेप में वैल्यू फाइंड करनी है तो 0.025 ये मेरी क्या आ गई h की वैल्यू आ गई। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है ना। बात समझना है ना कि करना क्या है। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला आपके सामने आया हुआ ही था। अब देखो कि सबसे पहले y0 फर्स्ट, ये y0 बन गया, ये y1 बन गया, ये y2 बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू y3, ये y4, ये आपका x0 है, ये आपका x1 बन गया, ये आपका x2 बन गया, ये आपका x3 बन गया और ये आपका x4 बन गया। तो x4 पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि आपको y4 फाइंड करना है। तो y4 डायरेक्ट तो कर नहीं रहे हम, सबसे पहले y0 तो है अपने पास, y1 का फॉर्मूला द्वारा लिख देते हो y0 प्लस hf x0 और y0, ये था आपका, ठीक है। y0 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, ये वैल्यू 1 आ गई, प्लस h की वैल्यू कितनी है 0.025 है। अब आता है x0 y0, तो fxy ये था, इसके अंदर x की जगह x0 की वैल्यू और y की जगह y0, x0 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 0 है, ठीक है, माइनस y0 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 है, तो -1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 0.975, भाई ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.025, 1 माइनस 0.025 कितना हो जाएगा 0.975। समझ आ गई बात, ठीक है। अब y2 के लिए क्या बन जाएगा y1 प्लस hf x1 y1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.975 प्लस 0.025 h x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ रखना है ना अपने को 0.025 माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 0.975 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, आप कैसे से कैलकुलेट कर लीजिएगा 0.9519, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। भाई वैल्यू तो पॉइंट के बाद में आगे भी 2 डिजिट आएंगे, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप वैल्यू को पॉइंट के बाद में 4 डिजिट तक रिड्यूस कर दीजिए। क्लियर, तो ये आ गया y2 की वैल्यू यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.05 पे, फिर y3 तो y2 प्लस hf x2 y2 की वैल्यू 0.9519 प्लस h की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 0.025, x2 की वैल्यू कितनी है 0.05 माइनस y2 का स्क्वायर यानी कि 0.9519 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.9301, ठीक है। क्लियर है सबको। फिर y4 पे वैल्यू देखते हैं, y4 पे वैल्यू देखिए क्या आएगी y3 प्लस hf x3 y3, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, y4 इक्वल्स टू y3 की वैल्यू कितनी आएगी 0.9305 प्लस h की वैल्यू 0.025 और x3 की वैल्यू 0.075 माइनस 0.9305 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9107। तो आपने देखा होगा कि y0 की वैल्यू कितनी थी आपको मिला 1 थी, y1 की वैल्यू आई 0.975, y2 की वैल्यू आई 0.9515, y3 की वैल्यू आई 0.9305 और y4 की वैल्यू आ गई 0.9107। इसका मतलब क्या हुआ, देख लो कि आप कहीं भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो, पहले 0.97 था, फिर 0.95 पे रिड्यूस हो गया, फिर 0.93 पे आ गया, फिर 0.91 पे आ गया, यानी कि स्टेप बाय स्टेप वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज ही हो गई है। ये नहीं है कि एक पॉइंट पे वैल्यू इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा। समझ आ गई बात। तो ये था आपका आइलर्स मेथड। आई होप सबको समझ आ गया अच्छे से। एक सिंपल फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बुक में से इस पे बेस्ड क्वेश्चन और एग्जांपल्स करने हैं।
किसी भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? तो आज के लिए इतना काफी है, फिर बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके।